आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने पीएम राहत योजना को दी मंजूरी। सड़क हादसे के मुतासरीन के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सहूलत। स्कीम का मकसद है सड़क हादसे के मुतासरीन को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम करना। भारत में 5वीं सनअती इनकलाब में नहायत अहम होगा एआई का किरदार। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई इनकलाब के लिए सनअतों, तलबा और समाज को रहना चाहिए तैयार। मरकजी हुकूमत रख रही है किसानों का मुकम्मल ख्याल। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी की क़यादत में तरक्की याफ्ता भारत की तामीर का अजीम मिशन है जारी। कांग्रेस और राहुल गांधी झूठ और कन्फ्यूजन फैलाने में है मसरूफ। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार हुई भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के दरमियान कसीर फरीकी बातचीत। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और यूरोप के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे से ताल्लुकात को मिली एक नई जहत। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्यौहार। सुबह से ही शिव मंदिरों पर जमा हो रहे हैं अकीदतमंद। खेलों में T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। दोनों मुल्कों का वक़ार जज्बा दांव पर। बारिश की वार्निंग से बड़ी शायकीन की धड़कनें। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मरकजी हुकूमत ने पीएम राहत स्कीम के आगाज़ को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मकसद सड़क हादसात के मुतासरीन को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम सड़क हादसात के मुतासरीन के इलाज के लिए मददगार साबित होगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ की वजारत के मुताबिक ये फैसला हुकूमत की इस बात को यकीनी बनाने के अज़्म की अक्कासी करता है कि सड़क हादसे के बाद फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से कोई भी अपनी जान से हाथ ना धोए। वजारत ने कहा है कि अस्पतालों को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, जिनसे मरकजी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे को नई तहरीक मिलेगी। ये भी काबिल जिक्र है कि वजीर आजम के दफ्तर का नया पता सेवा तीर्थ बनने के बाद साउथ ब्लॉक के पीएम ऑफिस में काबीना की आखिरी मीटिंग थी। पेश है काबीना के फैसलों पर यह खास रिपोर्ट। जुमे को साउथ ब्लॉक में होने वाले काबीना के हतमी इजलास में कई अहम तजावीज़ को मंजूरी दी गई। काबीना ने 1 लाख करोड़ के अखराजात के साथ एक अर्बन चैलेंज फंड की तश्कील को भी मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, टायर 2 और टायर 3 शहरों, 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले सनती शहरों के साथ साथ शुमाल मशरक और पहाड़ों के शहरों की तरक्की के लिए किया जाएगा। दुनिया भर में ये वेल स्टैब्लिश्ड मॉडल भी है, जिसमें म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स का, लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स का फंडिंग का एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है। और इसको जहाँ पे रिस्क है, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में, उसके लिए एक क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी का भी मैकेनिज्म इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है। एक और अहम फैसले में स्टार्टअप इकोसिस्टम को फरोग देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम को हिंदुस्तान के स्टार्टअप सफर के अगले मरहले को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडिया में स्टार्टअप्स मात्र 300-400 से 2 लाख से ज़्यादा अभी स्टार्टअप्स हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट की तरफ से फंड रहेगा। साथ में बहुत सारे फंड्स इसके साथ जुड़ेंगे, फिर मिल के स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनेगा। काबीना ने 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स, जिसमें अंबाला से दिल्ली, कसार से मनमाड और हॉसपेट से बलारी के बीच में तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी मिली है। असम में अंडर रिवर टनल बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इस टनल के बनने से 250 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 34 किलोमीटर ही रह जाएगी। असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच में ये 34 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो 18,662 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। इस प्रोजेक्ट को आप एक छोटे से एनिमेशन से देखेंगे। हाईवे और रेलवे दोनों मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे
ट्विन टनल बना के उसके थ्रू हाईवे और रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी यहाँ से होती है। NH-15 हाईवे और रंगिया मुकोंगसेलेक रेलवे सेक्शन इस सेगोपुर, इससे दोनों से कनेक्टिविटी इसकी होती है। काबीना ने नोएडा मेट्रो की इको लाइन की तौसी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत बोटेनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर 142 तक मेट्रो कनेक्ट होगी, जिससे ग्रेटर नोएडा परी चौक से दिल्ली मेट्रो के जरिए आवाजाही आसान हो जाएगी। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल अर्बन चैलेंज फंड UCF को मंजूरी दी है। इस इक़दाम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मरकजी फंडिंग फराहम की जाएगी। PM मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मरकजी काबीना ने अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है, जिससे बेहतर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट फाइनेंस, निजी शराकतदारी और शहरियों पर मरकूज इस्लाहात पर काम किया जाएगा। ये इक़दाम शहरी तरक्की को फ़रोग़ देगा और शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। साल 2026 रेलवे के लिए इस्लाहात का साल है। नई दिल्ली के रेल भवन में रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने साल 2026 के लिए 52 हफ्ते 52 इस्लाहात के अपने अज़्म का इयादा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेलवे के वजीर ने 2 इस्लाहात पर जोर दिया, जिनमें जनरल डिब्बे के मुसाफिरों के लिए कोचों से बैतुल-खला तक फर्स्ट क्लास के मसाफी सफाई की सहूलियात और गति शक्ति कारगो से मुतालिक इस्लाहात शामिल हैं। ये सफाई हर घंटे बाद होगी और ये सहूलत पहले स्टेशन से आखिरी मंजिल तक दस्तयाब होगी। इन सहूलियात के लिए हर जोन से 4 से 5 ट्रेनें शामिल की गई हैं। इब्तदाई तौर पर 80 ट्रेनों को ये सहूलत हासिल होगी और रफ्ता रफ्ता तमाम ट्रेनों को ये सहूलत मिल जाएगी। मरकजी वजीर ने कहा है कि हालिया बरसों में नाफिज की गई रेलवे इस्लाहात के नतीजे में रेलवे के टाइम टेबल में 78% बेहतरी आई है। 25 डिवीजन ऐसे हैं जहां ट्रेनों की वक्त की पाबंदी में 90% बेहतरी आई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क एक अहम इक़्तिसादी मौके से गुजर रहा है। PM मोदी की क़यादत में विकसित भारत की तामीर और तरक्की का एक अजीम मिशन जारी है। बदकिस्मती से कांग्रेस और राहुल गांधी कौमी मफाद को भूल कर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। चौहान ने किसानों के बारे में ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अमरीका के साथ होने वाली तिजारती मुआहदे में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन अपोजिशन मुल्क में झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसरों के दौर से गुजर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, देश हित से ऊपर उठकर झूठ और भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। भारत ने अब तक 9 FTA किए हैं, जो 38 विकसित देशों के बाजार भारत के लिए खोलते हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वे किसानों को डराने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि कपास की मांग खत्म हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश को गुमराह करना ही उनकी राजनीति है? मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरे में वो कई प्रोग्रामों में शिरकत भी करेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर मबनी एक शफाफ, जदीद और सादा अवामी तकसीम का निज़ाम शुरू करेंगे। बाद शाम को वज़ीर दाखिला वडोदरा के सुरसागर तालाब में श्री सर्वेश्वर महादेव की मूर्ति की नकाब कुशाई करेंगे और महाआरती का इफ्तिताह करेंगे। नाजरीन, जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली मरतबा भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील के दरमियान कसीरुल-जहती बातचीत हुई है। इस इजलास में इस्लाही कसीरुल-जहती पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में भारत की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कर रही हैं। उन्होंने म्यूनिख में जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेटफुल के साथ पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोप, बिलखुसूस जर्मनी के साथ भारत के ताल्लुकात की पूरी सलाहियत अभी तक महसूस नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि चांसलर मर्ज के दौरे भारत और भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ताल्लुकात को एक नई सनत दे दी है।
मजीद बरा वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी निज़ाम अब भी मौजूद है, अगरचे नामुकम्मल और अफरा तफरी का शिकार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, यूक्रेन तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ब्रिक्स एग्जिट जैसी पेशरफ्त ने तब्दीली की रफ्तार को तेज़ कर दिया है। अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली और चीन के उरूज के आलमी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब के मजमूई असरात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं और दुनिया एक कसीर क़ुतबी निज़ाम की तरफ आगे बढ़ रही है। Looked at all the big polls. I think the one which was most under-realized was our relationship with Europe. And within Europe, in fact, in many ways, our relationship with Germany. If I were to say what has changed in the recent past, we've had really two big back-to-back events in India. The visit of Chancellor Merz. I think it was his first visit to Asia. Then the India-Europe FTA, which President von der Leyen described as the mother of all deals. So I think the two of them actually are creating a new landscape between us. We need India and Europe and India and Germany to work to build that level of comfort, which I think is eminently feasible. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी निज़ाम अब भी मौजूद है, अगरचे वो मुकम्मल और मुनज़्ज़म नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि कोविड-19, यूक्रेन तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ब्रिक्स एग्जिट जैसी पेशरफ्त ने तब्दीली की रफ्तार को तेज़ किया है। अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली और चीन के उरूज के आलमी असरात भी मुरतब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सब का मजमूई असर नज़र आ रहा है और दुनिया एक कसीर फ़रीक़ी निज़ाम की तरफ आगे बढ़ रही है। We've had an order, we still have an order. It's messy, it's imperfect, it has a lot of room for betterment, but it's still there, you know. We've seen that change happening. I mean, at one level, some parts of it have been very gradual and progressive, but the last 5 years, there have been a series of shocks which have accelerated that. I think COVID was a shock. The conflict in Ukraine was a shock. What's happening in the Middle East was a shock. So, even in Europe, some years ago, Brexit was a shock. Now the change in the stance of the United States, I think, as the most powerful country, and the rise of China and the impact that it's had on international systems and practices, I think all of this, it's like it's building, and suddenly the cumulative impact of that is hitting us all. I would say, its world is heading towards greater multipolarity. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की मंशियात मुखालिफ टास्क फोर्स ने 50 करोड़ रुपए की मालियात के एक नकली दवाएं बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह मुख्तलिफ रियासतों से काम कर रहा था। मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने बिहार के गया ज़िले से जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री के मास्टरमाइंड अरुण को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 9 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किए गए मुलज़िम तंशिक से पूछताछ में इंकशाफ हुआ है कि वो गया के रिहायशी अरुण के साथ मिलकर जाली अद्वियात का कारोबार चला रहा था। उसके बाद पुलिस फ़ौरन गया पहुंची और अरुण को गिरफ्तार किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की तहकीकात से पता चला है कि अरुण गया में बगैर किसी जायज़ लाइसेंस के दवाएं तैयार कर रहा था। ड्रग डिपार्टमेंट की टीम को वहां बुलाया गया, जहां से भारी मकदार में जाली दवाएं और मशीनरी बरामद की गई। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एडिशनल CP मंगेश कश्यप से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की। दवाइयों को आप जीवन रक्षक के लिए खाते हैं, अगर वही आपके जीवन में खतरा बन जाए तो कैसे देखेंगे। इसी तरह के नकली दवाइयों का सिंडिकेट जो है वो बस्ट किया दिल्ली पुलिस की टीम ने, क्राइम ब्रांच ने। मंगेश कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे ये पूरा का पूरा गैंग चलता था, कैसे इसकी सूचना मिली और कितने लोगों की गिरफ्तारी? ये हमारे पास पिछले साल सितंबर में इंफॉर्मेशन आया और हमारे ACP सत्येंद्र मोहन और इंस्पेक्टर नितेश ने इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया। हमने सितंबर 2025 में केस रजिस्टर किया और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। हमारा पहला अरेस्ट सितंबर में था, उसके बाद हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया
और इसमें जो है सो करीब 50 करोड़ से ज़्यादा का जो है सो इलीगल दवाई हमने जो है सो रिकवर किया अभी तक। इसमें 2 फैक्ट्री है, उसको भी हमने सील किया है। कहाँ कहाँ ये फैक्ट्री चलती थी और किस किस एरिया में ऑपरेट करती थी? बिहार में गया और पटना में चल रहे थे और इनमें जो है सो दवाई बनाने का जो है सो पूरा प्रोसेस चल रहा था। हमने प्लांट को सील किया है और इसके साथ जो मशीनरी है उसको भी इसमें जो है सो हमने सीज किया है। सर कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें शामिल थी मेजर, जो अगर कुछ बता पाएंगे? आप दवाई में आप लिख लें कि ट्रामाडोल पाउडर है, अल्प्राजोलम पाउडर है, पैरासीटामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है। ये सारी दवाइयाँ जो है सो ये इसका रॉ मटेरियल जो है हमने पकड़ा है। तो चांदनी चौक में भी इनके कुछ तार मिले हैं होलसेल में? चांदनी चौक में भी इनका तार मिलेगा, अभी मिल रहा है और भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से ये 50 करोड़ की नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है। कैमरा भीम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज मुल्क भर में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर के मंदिरों में सुबह से ही लोगों का हुजूम है। महाशिवरात्रि की रात के 4 पहर में शिव की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और रथ जगी की भी रिवायत है। मुल्क भर के तमाम शिव मंदिर महादेव के नारों से गूंज रहे हैं। इस मुबारक मौके पर शिव और देवी पार्वती की खुसूसी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बेलपत्र, दूध, शहद और चंदन की लकड़ी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। सहीफों में महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन की अलामत समझा जाता है। पुराणों में इस बात का अक्सर जिक्र मिलता है। इस मुबारक मौके को मनाने के लिए पूरी उड़ीसा में रेत के फनकार सुदर्शन पटनायक ने अपने मुनफरिद फ़न को महाशिवरात्रि के लिए वक्फ किया है। उन्होंने साहिल पर 17,000 रुद्राक्ष का इस्तेमाल करके शिवलिंग का एक शानदार फनपारा बनाया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में मनाए जाने वाले त्यौहार हीरत पोश्ते के मौके पर तमाम कश्मीरी अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपनी पोस्ट में PM ने लिखा, यह त्यौहार हमारी कश्मीरी पंडित बिरादरी की शानदार रिवायात की अक्कासी करता है। इस पर मुसर्रत मौके पर मैं हर एक की ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली की दुआ करता हूँ। ये कामयाबी की नई राहें खोले और हर घर को खुशी और इत्मीनान से भर दे। गैर मुल्की खबरों में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की 2/3 अक्सरियत से कामयाबी के बाद बांग्लादेश में नई हुकूमत की तश्कील का अमल अब तेज़ हो गया है। बताया जा रहा है कि तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाएंगे। इत्तलात के मुताबिक तारिक रहमान की हलफ बर्दारी की तकरीब बांग्लादेश पार्लियामेंट हाउस के साउथ प्लाजा में मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन तारिक रहमान को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। इत्तलात के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी के लिए अब तक 13 ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि नई काबीना मंगल को तश्कील दी जाएगी। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सदर तारिक रहमान ने कौमी इत्तेहाद का मुतालबा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी के बाद इक़्तिदार संभालने की तैयारी कर रही है। उन्होंने तस्लीम किया कि मुल्क को एक नाजुक मईशत का सामना है और साबिक़ आमिराना हुकूमत के हाथों कमज़ोर इदारों को पीछे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अमन व अमान की बहाली होगी और किसी भी किस्म का इंतशार हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। I congratulate the people of Bangladesh by overcoming all obstructions. You have paved the way of establishment of democracy in the country. We are about to bring our journey in a situation marked by a fragile economy, left behind by the authoritarian regime, weakened constitution and statutory institution, and a deterring law and order situation. I call upon all political parties that participate in the election. Your ideas and views are important to us in the nation-building process. Our paths and opinions may differ, but in the interest of the country, we must remain united. I firmly believe that national unity is our collective strength, while division is our weakness. और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर।
उर्दू अखबारात में जो हमने पहली खबर ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से। कांग्रेस पर दहशतगर्दी के तय नर्म रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए असम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद की अगली सुर्खी जो हम ले रहे हैं वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। कांग्रेस ने हमेशा मुल्क की सलामती को खतरे में डाला, वज़ीर आज़म का बयान। गुवाहाटी में बीजेपी की बूथ विजय संकल्प सभा से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पुडुचेरी के इलेक्शन में तमाम सीटें जीतेंगे, अमित शाह का खिताब। और उसके बाद की जो अगली खबर हम ले रहे हैं सहाफ़त से, 5 साल में 500 कार्गो टर्मिनल तामीर करेगा रेलवे, अश्वनी वैष्णव ने कहा। 2026 इस्लाहात का साल। उसके बाद की जो अगली सुर्खी है, पुलवामा हमले की 7वीं बरसी, नायब सदर जमहूरिया पीएम मोदी और राहुल गांधी ने शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आईजीआई एयरपोर्ट पर 120 मिस्ट स्प्रे सिस्टम का इफ्तिताह किया। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने साफ हवा साफ दिल्ली के अहद का किया इआदा। ये थी खबरें उर्दू अखबारात से। रुख करेंगे अब खेल के मैदान का। आज T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होंगी। टॉस शाम 6:30 बजे होगा। ग्रुप ए के इस अहम मैच में भारत की क़ियादत सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की क़ियादत सलमान अली आगा के हाथ में है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अब तक 2-2 मैच जीते हैं। भारत ने 2007 और 24 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने अपना पहला टाइटल पाकिस्तान को शिकस्त देकर जीता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान 2009 का चैंपियन है और 2007 और 22 में रनर अप रहा है। आज के मैच से बराह रास्त क्वालिफिकेशन का फैसला नहीं हो सकता, लेकिन दोनों मुल्कों का वक़ार, जज्बा और तारीख यकीनी तौर पर दाव पर है। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को हमेशा से ही बरतरी हासिल रही है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में एक साथ की बरतरी हासिल है। हिंदुस्तानी टीम की बैटिंग मजबूत नजर आ रही है। मजमूई तौर पर एक बार फिर क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच सामने है, जहां न सिर्फ फतेह बल्कि वक़ार की भी जंग होगी। ताहम आज कोलंबो में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे हालात चैलेंज भरे हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज होने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच पर ज़बरदस्त जोशो खरोश नज़र आ रहा है। टीम इंडिया की सुपर फैंस बैट्समैन शांति प्रिया गोयल का कहना है कि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि टीम इंडिया इस मैच में पाकिस्तान को हरा दे। क्रिकेट फैंस तैयार हैं भारत और पाकिस्तान के वो T20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए, जो कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। और इस वक्त साथ हैं हमारे क्रिकेट फैन जो जहां भी जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं। शांति प्रिया गोयल जी, और ट्राई कलर्ड बियर्डमैन के नाम से इनको जाना जाता है, और यही इनका अंदाज है भारतीय टीम को सपोर्ट करने का। तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है फैंस में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर? देखिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट सारी दुनिया एक्साइटेड है, खाली इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है और हर कंट्री उसके लिए वेट करती है। जैसे एसिस होता है ना, एसिस को देखने सारे लोग जाते हैं, ऐसे इंडिया पाकिस्तान को देखने वाले सारे लोग हैं। बट पहली बात कि उनको थैंक्स करना चाहूंगा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंडिया के साथ मैच खेलना है। और दिलेर वाली बात है, उन्हें पता है वो हारने वाले हैं, फिर भी वो खेलने को तैयार हो गए। तो लेकिन हाँ, मैच बहुत एक्साइटेड होने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ, इंडिया से ट्रैवल करके आया हूँ और थोड़ा सा निराश हूँ कि जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मैंने महंगे टिकट बुक करने पड़े। अगर ये डिसीजन पहले हो गया होता तो मैंने टाइम से टिकट कराए होते तो थोड़े सस्ते मिल जाते। महंगे टिकट बुक करके आया हूँ, तो बट ठीक है, मैं एज एक्साइटेड हूँ। इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है। रेन का भी थ्रेट है, तो फैंस के लिए अगर रेन होती है तो कितना निराशाजनक मानते हैं? क्योंकि काफी, जैसा कि आपने बोला, काफी पैसे खर्च करके आए हैं, दूर दूर से फैन आए, तो कितना निराशाजनक बारिश हुई थी? डेफिनेटली अगर पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है और वो धुल जाएगा बारिश से तो बहुत निराशा होगी। मेरे को क्या, हर किसी को निराशा होगी। मेरे को ज्यादा निराशा इसलिए कि इतना पैसा खर्च करके आया हूँ। पैसा मैटर नहीं करता है, मैं इंडिया को ना जीतते हुए ग्राउंड में देखना चाहता हूँ। वो आदत सी लग गई है ना। चाहे मेरे को 2 लाख की जगह 20 लाख भी खर्च करने होते तो इस मैच को मैं देखने आ रहा होता। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो फैंस हैं, बारिश हो जाएगी, इंडिया फैंस तो बड़े निराश होंगे, लेकिन पाकिस्तानी फैंस खुश होने वाले हैं कि चलो एक हार से बच गए हम। जी बिल्कुल, भारत का तो डोमिनेंस है T20 वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो होता है जब T20 वर्ल्ड कप या ओडीआई वर्ल्ड कप में आता है तो बैकफुट पे पहले से ही रहता है। तो यही फैंस की आशा है कि अगर ये मैच होता है तो कहीं ना कहीं भारत अपना रिकॉर्ड और बेहतर करेगा पाकिस्तान के साथ। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज, कोलंबो। और अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।